तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका भग्न निदान, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मॉडर्न में हम कहें तो फ्रैक्चर बोलेंगे इसको, है ना। तो थोड़ा सा समरी बता दे रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या देखना है। प्रमुख रूप से हम लोग को यहाँ पे क्या क्या देखना है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता है कि भग्न जो है उसका कारण क्या क्या हो सकता है। पतन, कहीं से कोई गिर गया है, पीड़न, कहीं से चोट लगी है, कोई दबा दिया है ना। प्रहार, किसी ने अटैक कर दिया है, इंजरी कर दिया है। आक्षेपण, व्याल मृग दशन, जानवरों के द्वारा काट लेने पे या इस तरीके से कुछ कारण हो सकता है, या अन्य आघात, ये सब आपके बुक में आया होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। और भेद अगर हम बात करें, भग्न के भेद कितने हैं, तो दो हैं, सबको पता है। तो दो भेद कौन कौन से हैं, एक कांड भग्न जिसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं, और दूसरा क्या है, संधि मुक्त, है ना। तो भग्न के दो टाइप पता होने चाहिए, पहला कांड भग्न जिसको हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं, और संधि मुक्त मतलब डिसलोकेशन, ज्वाइंट का डिसलोकेट हो जाना, उसको संधि मुक्त बोलते हैं। ठीक है। और संधि मुक्त फिर हम लोग कितने टाइप के पढ़ेंगे, 6 तरीके के संधि मुक्त पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं उसमें, उत्पिष्ट है, विश्लिष्ट है, विवर्तित है, अवक्षिप्त है, अतिक्षिप्त है, और तिर्यक्षिप्त है। तो एक क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है कि इनमें से संधि मुक्त भग्न का भेद नहीं है ना। तो 4 ऑप्शन रहेगा, एक थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। जैसे हम लोग पहले बचपन में करते थे ना कि आ, गलत को पकड़िए, इन चारों में से कौन सा अलग है उसको अलग करिए, है ना। तो वैसे ही 4 दे देगा, उसमें से कहेगा इसमें से कौन सा संधि मुक्त भग्न नहीं है, या कांड मुक्त में कौन सा नहीं है, तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे जैसे हमने संधि मुक्त बताया वैसे कांड मुक्त के फिर सबके लक्षण हमको वहाँ पे देखने हैं। पिक्यूलियर पॉइंट बताएंगे कि अगर श्लोक रख के पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा भग्न है ना, तो कैसे हम ऑप्शन चूज करेंगे, उसमें कैसे हमको कैच करना है वो भी हम बताएंगे सब। फिर कांड भग्न कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है, जिसमें कर्कटक, अश्वकर्ण वगैरह वगैरह हम लोग अभी देखेंगे। तो संधि मुक्त 6 प्रकार का, कांड मुक्त 12 प्रकार का, तो 12 6 18 ये हो जाते हैं। सबका लक्षण पता होना चाहिए। कांड भग्न के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, और अलग अलग कांड भग्न के लक्षण भी हमको पता होना चाहिए। मतलब एक सामान्य लक्षण कांड भग्न का, और एक विशिष्ट लक्षण, यानी कि 12 के 12 जो हैं उन सब का विशिष्ट लक्षण भी हमको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कृच्छ साध्य भग्न कौन कौन से हैं, फिर असाध्य भग्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग निदान में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। अभी हम लोग बाद में आएंगे, यहाँ पे हमने हाथ से जो लिखा है इसको बाद में, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अभी हमने बताया कि भग्न का कारण, फ्रैक्चर का कारण क्या हो सकता है। देखिए आया ना, पतन, पीड़न, प्रहार, ये अभी हमने आपको बताया। तो कहीं से गिर जाना, पीड़न, कोई दबा दे, है ना, हाथ पैरों को कोई खींच रहा है, या कोई हिंसक जानवर, इन सभी का नाखून लग जाना या काट फाड़ ले इस तरीके से। तो ये सभी कारण हो सकते हैं भग्न के। विमर्श की दूसरी में लिखा हुआ है, सुश्रुत, चरक और वाग्भट में इसके अस्थि भग्न और संधि मुक्त 2 भेद बताए गए हैं। यानी कि सभी ने जो है भग्न 2 प्रकार का बताया है, अस्थि भग्न और कांड भग्न। सॉरी, अस्थि भग्न क्या बोलेंगे, कांड भग्न ही बोलेंगे। तो अस्थि भग्न या कांड भग्न, दूसरा संधि मुक्त। तो याद रखिएगा इसको, ये 2 भेद। वाग्भट ने भग्न के स्थान पर भंग शब्द का प्रयोग किया है, विमर्श की 5वीं लाइन में आपको दिख रहा होगा। तो भग्न की जगह पे भंग शब्द किसने बताया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अंग भंग हो गया। समझ में आ रहा है। ये इसके बाद भग्न के भेद, श्लोक नंबर 4 में देखिएगा आया हुआ है। भग्न 2 प्रकार के, संधि मुक्त और कांड भग्न। दिख रहा है सबको। जी ये सर। कांड भग्न का दूसरा नाम क्या है, असंधि भग्न। बस
ये संधि भंग या संधि विश्लेष कह रहे हैं और कांड भग्न को असंधि भंग कहेंगे, ऐसा लिखा गया है विमर्श में। लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है उसी को आप ध्यान रखिए, संधि मुक्त और कांड भग्न। फिर इसके बाद संधि मुक्त के पहले हम लोग देखेंगे कितने प्रकार का बताया मैंने, 6 प्रकार का। याद करने के लिए उ वी वी, उ से क्या हुआ उत्कृष्ट, वी से विश्लिष्ट, फिर वी से विवर्तित, तो उ वी वी। और लास्ट में क्या है, अब अति तेरी, मैंने क्या बताया, अब अति तेरी, अब से क्या हो गया अवक्षिप्त, अति से अतिक्षिप्त, तेरी से तिर्यक क्षिप्त, तो ये तीनों कैसे हैं, क्षिप्त वाले हो गए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जी सर। यस। उ वी वी, उत्कृष्ट, विश्लिष्ट, विवर्तित, फिर अब अति तेरी, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त और तिर्यक क्षिप्त, तो ये 6 प्रकार के संधि मुक्त हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। मधुकोश यानी माधव निदान ने भग्न के 2 भेद माने हैं, कौन सा, सवर्ण और अवर्ण, ठीक है, सवर्ण और अवर्ण, ये माधव निदान में 2 प्रकार के बताए गए हैं, याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद अभी हमने बताया कि संधि मुक्त और कांड भग्न दोनों का हमको एक सामान्य लक्षण भी पता होना चाहिए, और विशिष्ट लक्षण मतलब 6 के अलग अलग और 12 के अलग अलग भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सामान्य संधि मुक्त का लक्षण दिया हुआ है, समझ में आया? तो याद करने के लिए हमने लिखा हुआ है पावर्स, PAVARS, दिख रहा होगा सबको नीचे, यूजी में थे तो हमको भी नहीं याद होता था। तो P फॉर प्रसारण, A फॉर आकुंचन, V फॉर विवर्तन, फिर A फॉर आक्षेपण, दिख रहा होगा सबको। जी सर। और R से वहाँ पे रुक है, रुजा, रुजा के लिए है, और S से स्पर्श असहत्वम है ना, डोंट टच, इस तरीके से। तो ये आपका लक्षण हमने क्या याद करने के लिए बनाया है, पावर्स। तो याद रखिएगा, ये श्लोक भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संधि मुक्त का सामान्य लक्षण PAVARS, अगर आपको ये क्रम से पता है, पावर्स आपको पता है, तो P से प्रसारण हो गया, A से आकुंचन हो गया, V से विवर्तन हो गया, A से आक्षेपण, R से रुजा और S से स्पर्श असहत्वम। तो ये सारा का सारा क्रम से आप अगर लिखेंगे तो श्लोक बन ही जाएगा, इति सामान्य संधि मुक्त लक्षण। ठीक, समझे? जी सर। ये तो हुआ संधि मुक्त का सामान्य लक्षण। नीचे हमने एक चीज लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कांड भग्न का सामान्य लक्षण भी हमने एक ही जगह लिख दिया, जिससे कंफ्यूजन न होने पाए कि कौन सा संधि मुक्त का है और कौन सा कांड भग्न का सामान्य लक्षण है। तो पावर्स किसका है, संधि मुक्त का। नीचे देखिए कांड भग्न का लक्षण लिखा हुआ है, श्वेयथु बाहुल्य, दिख रहा है, पेन से लिखा हुआ है, जी सर। स्पंदन विवर्तन स्पर्श असहिष्णुता, और उसके ऊपर लिखा है विविध वेदना प्रादुर्भाव सर्व अवस्थासु न शर्म लाभ, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अगर देखें तो जहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है तो देखिए स्वेलिंग हो जाता है, श्वेयथु, है ना, स्पंदन होता है वहाँ पे, स्पर्श असहिष्णुता मतलब स्पर्श करने पे दर्द बढ़ जाएगा, मतलब स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है। विविध वेदना, वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा जब फ्रैक्चर किसी को हो जाता है तो अपने उस अंग को कई पोजीशन में ले जाना चाहता है, तो किसी में तो आराम मिल जाए, जनरली ऐसा होता है, कभी हाथ ऐसे करेगा कभी ऐसे करेगा, शायद किसी पोजीशन में रिलैक्स फील हो जाए, है ना। लेकिन होता क्या है, सर्व अवस्था सुनना शर्मला, मतलब किसी भी पोजीशन में उसको आराम नहीं मिल पाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हमने पहले यहाँ पर लिख रखा है इसलिए हमने बता दिया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए आगे देखते हैं सुश्रुत क्या कह रहे हैं। एंजॉय करके पढ़िए तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर सुश्रुत आपका एंजॉय करने लगेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे उ वी वी, अब अति
तेरी, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं और हमको सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो उत्कृष्ट आदि लक्षण यानी कि उत्कृष्ट आदि 6 के लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला लिखा हुआ, उत्कृष्ट होने पर विशेषकर संधि के दोनों पार्श्व में शोथ तथा वेदना होती है ना। उभयतः शोफो वेदना, तो दो चीज याद रखिएगा, शोफ और वेदना पहले आ गया। दूसरे में क्या है, विश्लिष्ट में, सॉरी, उत्कृष्ट में ही रात्रि में वेदना विशेष रूप से होती है ना। तो हमने कैसे याद किया था कि उत्पात कब मचाते हैं, चोर वगैरह उत्पात कब मचाते हैं, रात में मचाते हैं। देखिए लिखा हुआ, नाना प्रकारा वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। तो उत्पात से मतलब उत्कृष्ट से, नहीं समझे। उत्कृष्ट में वेदना रात्रि में ज़्यादा होगी, शोफ तो होगा, वेदना भी होगी, लेकिन वेदना का समय रात्रि में अधिक हो जाएगा। दूसरा है विश्लिष्ट, है ना। विश्लिष्ट में क्या है, शोथ अल्प होगा। और संधि विक्रिया लिखा हो, संधि के स्वरूप और कार्य में विकृत होती है, बस इतना याद करिए, संधि विक्रिया च। इसके बाद आता है विवर्तित। आपको एक एक शब्द पकड़ना है और उसी से आपको आंसर वहाँ पे करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है। विवर्तित में संधि के एक पार्श्व में खिसक जाने से उस अंग की विषमता तथा वेदना, ध्यान से देखिएगा, विवर्तिते तु संधि पार्श्व अगमा विषमांगुता वेदना च। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि अंग में विषमता, देखिएगा विषमांगता शब्द कुछ ऐसा आ रहा होगा, अगर आप उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो विषमांगता दिख रहा होगा ये इतना। यस सर। तो बस इतना याद रखिएगा कि जो विवर्तित है वहाँ पे विषमांगता है, संधि विक्रिया जहाँ पे है वो विश्लिष्ट है, और रात्रि में जहाँ विशेष वेदना हो रहा है वो उत्कृष्ट है। तो तीन हमको ऐसे याद रहेगा। फिर इसके बाद आता है अवक्षिप्त। अवक्षिप्त में क्या है, संधि का विश्लेष और तीव्र पीड़ा होती है। तो शायद यही एक ऐसा है जिसमें तीव्र रुजा आया हुआ है। ठीक है, तीव्र रुजा अभी किसी में नहीं आया था इसके पहले, लेकिन ये जो अवक्षिप्त है यहाँ पे तीव्र रुजा आया है। अधिक्षिप्त में द्वयो शब्द आया होगा। अधिक्षिप्त में संधि बनाने में भाग लेने वाली दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं। हमको पता है कि जो ज्वाइंट होता है, जो संधि होता है, वो क्या होता है, दो अस्थियों का मेल होता है। वहाँ पे दो अस्थियां ही तो मिलेंगी जहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है। तो दोनों बोन्स जो हैं बहुत दूर दूर चली जाएंगी। अवक्षिप्ते संधि विश्लेष अतितीव्र रुजत्वम। फिर अतिक्षिप्ते द्वयो संध्या स्तनों अतिक्रांतता। अतिक्रांतता मतलब बहुत दूर दूर चले जा रहे हैं। तो अतिक्रांतता से अतिक्षिप्त पकड़ेंगे। फिर कह रहे हैं जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे नहीं आएगा। और लास्ट में आता है आपका तिर्यक क्षिप्त में एक अस्थि एक पार्श्व में खिसक जाती है, सरक जाती है और अत्यधिक वेदना। यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे तीव्र रुजा था, यहाँ पे अत्यर्थम वेदना है, तो दोनों के शब्दों में भिन्नता है। तो अस्थि पार्श्वगमन यहीं पे आया है, और एक जगह और आया है संधि पार्श्वगम, दिख रहा है ये वाला, ये यस सर। यहाँ पे हमने स्टार बनाया है और यहाँ भी स्टार बनाया है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। देखिए वहाँ भी स्टार बनाया हुआ है, यहाँ भी स्टार बनाया हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको पॉइंट वाइज बनाइएगा। अब थोड़ा सा ले चलते हैं, जो हमने पेन से लिखा था वहाँ पे क्या था वो। ये हमने कांड भग्न का किया हुआ है। तो रात्रि में वेदना किस में हो रही है, रात्रि में विशेष वेदना सर उत्कृष्ट में अवक्षिप्त में अवक्षिप्त में रात्रि में वेदना उत्कृष्ट में हो रही है। उत्कृष्ट में संधि अस्थि अतिक्रांतता किस में बताया है, अतिक्षिप्त में। विश्लिष्ट में अतिक्षिप्त। देख के भी ना बता पा रहे हो। कांड भग्न अगला है, कांड भग्न कितने बताया मैंने, 12। कर्कटक है, अश्वकर्ण है, चूर्णित है, पिच्चित है, अस्थि छल्लित है, कांड भग्न।
कांड भग्न में एक कांड भग्न अलग से भी है, ध्यान रखिएगा। कांड भग्न में एक टाइप कांड भग्न भी है। फिर मज्जानुगत है, अतिपातित है। याद रखिएगा, अति वहाँ भी कई आए थे, क्या क्या था वहाँ पे? अतिक्षिप्त था, और वहाँ पे क्या है? अतिपातित है। तो याद रखिए कौन सा? अवक्षिप्त। अतिक्षिप्त किस में है? संधि विश्लेष में है। और वहाँ पे क्या है कांड भग्न में? अतिपातित है। तो जो पातित है वो कांड भग्न है, वहीं कन्फ्यूजन होता है। फिर वक्र है, छिन्न है, पाटित है। अतिपातित अलग है, पाटित अलग है, और स्फुटित, ये द्वादश जो हैं आपके कांड भग्न हैं। अगर मॉडर्न साइंस का देखते हैं, एक सिंपल फ्रैक्चर हम लोग देखते हैं और कंपाउंड फ्रैक्चर देखते हैं। खैर वहाँ पे हमको नहीं जाना है, आगे आइए देखते हैं। अभी हमने आपको बताया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अस्थि भग्न, सॉरी संधि जो डिसलोकेशन हो रहा है उसके सामान्य लक्षण हम लोगों ने देखे थे। वहीं पे हमने आपको एक कांड भग्न वाला भी लिखा था, नीचे जो पेन से वही यहाँ लिखा हुआ है। श्वेतु बाहुल्यम दिख रहा है? Yes, sir. लिख लीजिए इसको। Yes. कांड भग्न के सामान्य लक्षण, बीएचयू में भी पूछा गया, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कांड भग्न यानी फ्रैक्चर का सामान्य लक्षण जो है आयुर्वेद में जो बताया गया है उसके बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्वेतु बाहुल्यम, स्पंदन, विवर्तन, स्पर्श असहिष्णुता, औपीड्यमाने शब्द, शस्त्रांगता, विविध वेदना प्रादुर्भाव। तो ये विविध वेदना प्रादुर्भाव हम लोग को अस्थिगत शल्य में भी मिलेगा। और अभी हमने बताया सर्व अवस्थाशु न सर्म लाभ, है ना? तो किसी भी अवस्था में रिलैक्स यानी कि आराम, लाभ नहीं मिलता है। पोजीशन चेंज करने पे किसी भी अवस्था में लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे सुश्रुत के कांड भग्न जो हैं 12 लिखे हुए हैं, एक तरफ सुश्रुत के, एक तरफ वाग्भट के लिखे हुए हैं। दिख रहा होगा सबको? Yes, Yes. sir. इसको देख लीजिएगा, आपके पास नोट्स है उसमें से नोट करिएगा। और मैंने रेड जो मार्क किया हुआ है ये इनके अलग से होंगे, या क्या उसकी जगह पे किया हुआ है वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? वक्र दोनों में है, स्फुटित भी है और वेलित भी है। ये सब अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये हम कह रहे थे, अभी हमने आपको बताया उत्पिष्ट में हमने बताया कि रात्रि में वेदना, फिर विश्लिष्ट में बताया कि संधि विक्रिया आया था, विकृति। विवर्तित में क्या था? विषमांगता शब्द आया था। अवक्षिप्त में संधि विश्लेष और तीव्र रुजा। वहाँ पे क्या अवनीश कुछ करके हमने लिखा था, पता नहीं क्या क्या। अधिक्षिप्त अतिक्रांतता, है ना? और तिर्यक क्षिप्त में एक अस्थि का पार्श्व में खिसक जाना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखा था। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है इस चैप्टर से, यही पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना? ये सबसे हिट क्वेश्चन बनता है। तरुणास्थि नम्यते, नलकानि जो है भज्यते, और कपालानि विभिद्यन्ते। तो ये बहुत पूछा जाता है। रूचक और वलक जो है स्फुटन, तो अभी आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ये कांड भग्न के सामान्य लक्षण जो अभी श्लोक था उसी की हिंदी लिखी है। शोध होगा, अंग में स्पंदन होगा, विवर्तन यानी कि इधर उधर हिलाने और स्पर्श करने पर उसमें क्या है? वेदना, अभी हम लोगों ने देखा था। और कुछ दबाने या उसमें रगड़ने पर आवाज़ सुनाई देगी। वेदना के साथ साथ वहाँ पे जैसे उसको हिला रहे हैं या उसको स्पर्श कर रहे हैं तो एक अजीब सी आवाज़ वहाँ पे, जिसको क्रेपिटस बोलते हैं, वो सुनाई देगा। और भग्न अंग शिथिल हो जाएगा। और वहाँ पे किसी भी अवस्था में अंग को रखने पे सुख की अनुभूति नहीं होगी। ये सभी कांड भग्न के लक्षण कहे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों, अस्थि भग्न और संधि मुक्त, दोनों के सामान्य लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 12 हों कि 12 हों, 10 नंबर श्लोक थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन देखना पड़ेगा। हमको रटना नहीं है, श्लोक नहीं रटना है, बस हमको ये देखना है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो हम कैसे अपना आंसर लिख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बता दीजिए, एक अस्थि का पार्श्व में खिसक जाना है, किसका लक्षण बताया मैंने? तिर्यक। तिर्यक। और अस्थियों का दूर दूर हो जाना,
अतिचित। अतिचित। चलो समझ में आ गया। अब हम लोग कांड भग्न की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला इसमें है, देखिएगा, कर्कटक। तो कर्कटक में दोनों ओर उठा, मध्य में टूटा एवं ग्रंथि के समान ऐसा आया होगा। तो देखिएगा आया होगा किसमें? कर्कटक में। अधिकतर दोनों ओर उठा, कोई अस्थि है तो उसके दो एंड होंगे, तो अधिकतर दोनों ओर उठा होगा और मध्य में भग्न हुआ है ना। यानी कि जो आपका कर्कटक है उसमें जो भग्न है वो बीच में हो रहा है, अस्थि के बीच से टूटा हुआ है। और वहाँ पे एक शब्द और आया हुआ है, ग्रंथि। ग्रंथि के समान उन्नत जो हो उसे कर्कटक भग्न कहते हैं। तो हम कैसे पकड़ेंगे वहाँ पे? अस्थि मध्य भग्नम, है ना। अस्थि के मध्य में भग्न होगा और ग्रंथि शब्द आया है, तो ये आपका कर्कटक हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? जी सर। अश्वकर्ण के समान ऊंचा उठा हुआ वो अश्वकर्ण हो जाता है, वो उसमें अपने आप ही आ गया, तो कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद है, अस्थि को स्पर्श करने पर शब्द सुनाई दे तो उसको चूर्णित जानो। तो शब्द व चूर्णितम अवगच्छेत ऐसा करके आया होगा। तो चूर्ण में शब्द ऐसे लिखिए, चूर्ण में शब्द याद करने के लिए। फिर इसके बाद है पिच्चित। अगला है पिच्चित। पिच्चितम पृथ्ताम, मतलब पिच्चित का मतलब क्या होता है? अगर हम व्रण में भी पढ़ते हैं तो पिच्चित का मतलब एकदम चिपट जाना, है ना। पिच्चित का मतलब बिल्कुल चिपट जाना इस तरीके से। तो क्या है वहाँ पे? शोफ अधिक आकार में चौड़ा हो उसे पिच्चित कहते हैं। जिसमें अस्थि एक तरफ नीचे और दूसरी तरफ ऊंची उठ जाए उसे अस्थि छलित, मतलब दोनों यहाँ पे कह दे रहे हैं। शोफ अधिक हो और आकार में चौड़ा हो। इस श्लोक में देखिएगा, पृथु मतलब क्या होता है? चपटा। पृथु मतलब चपटा होता है कि नहीं। चपटा। यस सर। और अल्प शोफम, अल्प शोफम मतलब शोफ कम होगा। तो यहाँ पे पृथु, पी से पिच्चित, पी से पृथु, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला है आपका छल्लित करके, अस्थि छल्लित। अस्थि छल्लित में क्या है? अस्थि एक तरफ नीचे दूसरी तरफ ऊंची उड़ जाए उसे अस्थि छल्लित कहते हैं। पार्श्वोर अस्थिहीन उद्गत अस्थि छल्लितम, एक तरफ उड़ जाए ऊपर, दूसरा एंड जो है नीचे हो जाए, इसको अस्थि छल्लित बोल रहे हैं। वेल्लत इंपॉर्टेंट है। वेल्लिते प्रकंप मानम वेल्लितकम, वाग्भट की लाइन मैंने ऊपर लिखी हुई है पेन से। शायद वेल्लत की हिंदी नहीं लिखी हुई क्या? सर वो कांड भग्न का वैल्य नहीं, लिखा हुआ। उसी को कांड भग्न कह रहे हैं। वेल्लत को ही कांड भग्न यहाँ पे कह रहे हैं। और कांड भग्न को ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लिख लीजिए, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर लिख लिया। वेल्लते प्रकंप मान लिख लीजिए अलग से इसको, वेल्लते प्रकंप मानम, ये कांड भग्न का हो गया। जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था लिख लीजिए, जो जो बोल रहे हैं। उत्पिष्ट के आगे लिख लीजिएगा, अभी हम लोगों ने जो संधि मुक्त पढ़ा था, उत्पिष्ट में लिखिएगा फ्रैक्चर डिसलोकेशन। उत्पिष्ट में फ्रैक्चर डिसलोकेशन हो गया। विश लिस्ट में लिखिएगा सब लक्सेशन, SUBLUXATION हो गया। यस सर। विवर्तित में लिखिएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट,
लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अवक्षिप्त में लिखिएगा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अतिक्षिप्त में लिखिएगा कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन, कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन। और तिर्यक क्षेत्र में लिखिएगा कंप्लीट डिसलोकेशन, कंप्लीट डिसलोकेशन। अब इसमें आ जाइएगा कांड भग्न में। पहला क्या था? कर्कटक। यस सर। उसमें जो ग्रंथि शब्द आया है उसके आधार पे बता रहे हैं फ्रैक्चर विथ हीमेटोमा, फ्रैक्चर विथ हीमेटोमा। हो गया? दूसरा क्या है? अश्वकर्ण। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगला है चूर्णित, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, COMMI, COMMI, NUTED, NUTED, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जहाँ पे पृथु था, चपटा। अगला था अस्थि छल्लित, सब पेरिकॉस्टियल, सब पेरियोस्टियल, सब पेरियोस्टियल, SUBPERIOSTEAL, सब पेरियोस्टियल हीमेटोमा। क्या था इसमें? अस्थि एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा था। अस्थि छल्लित, अस्थि छल्लित। अगला क्या था? कांड भग्न, वेल्लते प्रकंपमानम, कांड भग्न। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। आगे बढ़ाएं। यस सर। मज्जानुगत, अगला है मज्जानुगत, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इसमें कुछ ऐसा है कि टूटा हुआ अस्थि का अवयव अस्थि के भीतर घुस के मज्जा जो है उसको बाहर निकाल दें, है ना। मज्जान उन्नहातीति, ऐसा शब्द आया होगा कि कुल मिला के ये अस्थि अंदर जाके मज्जा को बाहर निकाल दे रही है, मज्जानुगतम। ठीक है ना। तो अपने आप उसमें शब्द आया होगा मज्जा बाहर, जैसे हमने अश्वकर्ण में बताया, वो देख के समझ में आ जा रहा है, वैसे मज्जानुगत जो है वो भी समझ में आ जाएगा। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, एक अस्थि का टूटा अवयव दूसरी अस्थि के अंदर चला जाएगा और मज्जा जो है वो बाहर आ जाएगी, है ना। एक अस्थि का भाग दूसरी अस्थि में जाके वहाँ पे मज्जा को बाहर, तो ये मज्जानुगत जो है भग्न है आपका, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अतिपातित, कंप्लीट फ्रैक्चर, अतिपातित। कंप्लीट फ्रैक्चर, पूरी अस्थि टूट जाए, मतलब जो है टोटली पूरी अस्थि फ्रैक्चर हो जाए, वो आपका क्या हो गया? अतिपातित। तो लिख लीजिए पूर्ण अस्थि का टूट जाना, अतिपातित पूर्ण अस्थि का टूट जाना। अस्थि निशेषत छिन्नम अतिपातितम, ये आपको क्या हो गया? अतिपातित पूर्ण अस्थि का टूट जाना। फिर अगला है वक्र, कोई बताएगा वक्र क्या हो सकता है मॉडर्न में? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, अस्थि का वक्र हो जाना। आभुग्नम विमुक्तास्थि वक्रम,
अगला है आपका छिन्न, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अन्यतर पार्श्व अवशिष्ट छिन्नम, यूं समझिए कि अस्थि एक तरफ से तो टूटा हुआ है, दूसरे तरफ से जुड़ा हुआ है, ये आपका छिन्नम में आएगा। लिखा होगा, देखिए पढ़िए नीचे। एक तरफ से अवशेष मतलब अस्थि वक्र हो जा रही है तो क्या है आपका वक्र भग्न, और एक तरफ से अवशेष तथा दूसरी तरफ से टूट जाए तो उसे छिन्न भग्न कह रहे हैं, तथा जिसमें छोटी छोटी बहुत सी दरारें हो जाएं और पीड़ा हो उसे पाटित कह रहे हैं। तो यहाँ पे छिन्न भी हो गया, पाटित में बहुत सी मतलब लाइनें बन जा रही हैं, दरारें पड़ जा रही हैं, वो आपका पाटित हो गया। और जो धान के शूकों से पूर्ण हुआ सा प्रतीत हो, पीड़ा कारक हो और अधिक फटा हुआ हो उसे स्फुटित भग्न कहते हैं। इसको किससे कोरिलेट कर सकते हैं स्फुटित को? आवाज आ रही है? Yes. लिख लीजिएगा फिशर्ड फ्रैक्चर, FISSURED, फिशर्ड फ्रैक्चर। पार्टित में लिखिएगा क्रैक्ड फ्रैक्चर। छिन्न में क्या बताया मैंने? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नोट्स बनाइएगा तभी समझ में आएगा, एक बार ऐसे बता देने पे भेजे में घुसने वाला है नहीं। ऐसे कह रहे हैं बनाने के लिए, दिख रहा है स्क्रीन आपको? Yes, sir. कर्कटक देखिए हमने लिखा है अस्थि मध्य भग्न ग्रंथि है, चूर्णित स्पर्श करने पे शब्द सुनाई देना। तो हमने आपको बताया कि शब्द चूर्ण में पिचित क्या है, पृथु से पकड़ेंगे। कांड भग्न ये अलग ही है, वेलते प्रकम्पमान बताया। मज्जा में एक अस्थि का अवयव दूसरे में जाके मज्जा को बाहर निकाल देगा। अतिपातित क्या है? अस्थि निशेष छिन्न, पूर्ण अस्थि यानी इसको कंप्लीट बताया था ना अतिपातित। वक्र में क्या था? आभोग्नम विमुक्तास्थि, ओरिजिनल कंटेंट याद करिएगा वक्र का। छिन्न में क्या बताया था? छिन्न में क्या बताया मैंने? सर एक तरफ से टूटा रहेगा और दूसरी दूसरी तरफ तरफ में, हाँ तो एक तरफ से टूटना ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। पाटित क्या बताया? पाटितम अणु बहु विदारितम, विदारित से पढ़िएगा, विदारित क्रैक बोलते हैं, है ना, जहाँ पे क्रैक हो जाए विदारित से पकड़ लीजिएगा, वहाँ पे वेदना भी, विदारितम वेदना च, ये आपका पाटित हो गया। फिर स्फुटित में शूक पूर्ण आया है ना, जैसे हम लोग एक पूर्व रूप पढ़ते हैं शूक पूर्ण गला सता, वैसे यहाँ पे शूक पूर्ण विवादमाद विपुलम विस्फुटीकृत, ये आपका स्फुटित हो गया। कांड भग्न के इतने हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे। अब चलिए वहीं पे जहाँ पे थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम बता दे रहे हैं, हमारे पढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है आप कितना उस पर टाइम देते हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है कृच्छ साध्य भग्न, यहाँ पे याद करने के लिए लिखा हुआ है छिपा के चूम, है ना। छिपा के चूम क्यों लिखा है भाई? यूजी में दिमाग चलता था कुछ ऐसा ही, तो क्या है? पहली बात तो वहाँ पे नंबर लिखा है 4, तो कृच्छ साध्य भग्न कितने हो गए? 4। 4। उक्त भग्नों में चूर्णित, छिन्न, अतिपातित और मज्जानुगत कृच्छ साध्य होते हैं। छी से क्या हो जाएगा? छिन्न, पा से पातित, पातित में अतिपातित, छिपा हो गया। चू से चूर्णित, म से क्या हो गया? मज्जानुगत। समझ में आया ये क्या है छिपा के चूम? जी सर। कृच्छ साध्य भग्न का ये ट्रिक है। तो आपका छिन्न हो गया, अतिपातित हो गया, चूर्णित हो गया और मज्जानुगत। याद रखिएगा वाग्भट ने दारित को भी बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो हो गया 4 भग्न जो कृच्छ साध्य हैं। साथ ही साथ रोगी की अवस्था पे भी कृच्छ साध्य बताया है। रोगी कैसा हो? कृश हो, है ना, वृद्ध हो, बाल हो, छद छीण से या कुष्ठ से, श्वास रोग से परेशान हो,
है ना। तो ऐसे रोगियों का जो भग्न और संधियों के पास होने वाले भग्न भी कृच्छ साध्य होते हैं। नहीं समझ में आया? ये रोगी की अवस्था बता दी है। तो ऐसे में अगर होता है तो वो भी कृच्छ साध्य होता है। तो ये 4 याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं असाध्य भग्न की तरफ। कपालम कट्याम तो संधि मुक्तम तथा च्युतम जघनम प्रतिपिष्टम च वर्जयेत चिकित्सक। ऐसे को छोड़ देना चाहिए। किसको किसको? कपालास्थियों में, कपाल में ऐसे भिन्न तथा कटि के भिन्न भग्न होने पर एवं संधिमुक्त संधिच्युत और जघन संधि के उत्पिष्ट भग्न की चिकित्सा न करें। इस श्लोक भी याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये आपका असाध्य भग्न। इसके बाद वाला श्लोक भी वही है। क्या है? सिर कपाल की संधियों के पृथक होने पर या केवल ललाट प्रदेश की पूर्विका अस्थि, जिसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, चूर्णित हो जाने पर, ललाटे चूर्णितम चयत, कीवाम दोनों स्तनों के मध्य में तथा शंख भग्नम स्थानांतरे, क्वेश्चन पूछा गया है ये, भग्नम स्थानांतरे शंख पृष्ठे मूर्धनी च वर्जयेत, है ना, दोनों स्तनों के मध्य में अथवा शंख प्रदेश में अथवा पृष्ठ प्रदेश में या मूर्धा यानी सिर में भग्न होने पर वर्ज्य है, असाध्य है, चिकित्सा नहीं करना चाहिए। तो 12 नंबर श्लोक और 13 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर वाला हमने ट्रिक बता दिया छिपा के चूं, तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, छद क्षीण कुष्ठ श्वासनाम याद रखिएगा। समझ में आया? यस सर। मौज लेके पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है। ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। और यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्रैक्चर 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो मॉडर्न में आपको जो पढ़ाया जाएगा, लेकिन आयुर्वेद बदल नहीं जाएगा। इसमें आपको यही लिखना है। तो आप फ्रैक्चर के भग्न के कारण क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, फिर चार्ट बना दीजिए। 2 कॉलम, ये आपका संधि मुक्त कांड भग्न, 6 इधर लिख दीजिए, 12 इधर लिख दीजिए, मॉडर्न से कंपेयर करके अंग्रेजी में लिख दीजिए। फिर सबका अलग अलग, नहीं श्लोक याद हो जा रहा है, एक एक शब्द में, एक एक लक्षण में, हिंदी में लिख दीजिए, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, हाँ आपको पढ़ा हुआ है। कृच्छ साध्य भग्न लिख दीजिए, असाध्य भग्न के लक्षण लिख दीजिए। जरूरी नहीं हर बात को आप इस श्लोक में ही पूरा करें। इससे ज़्यादा सुश्रुत ने बताया नहीं तो आप क्या लिखेंगे। तो भग्नम स्थानांतरे शंख पृष्ठे मूर्धनि च वर्जयेत और अश्लिष्टम कपालम तु ललाटे चूर्णितम च यत्, यह असाध्य भग्न हो गया। चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, अभी हमने आपको बताया था कि ये बहुत पूछा जाता है ना, बताया था अभी। यस सर। तो तरुणास्थि जो होती है, हम लोगों ने अस्थि के प्रकार जो है रचना शारीर में पढ़ा है। तो जो तरुणास्थि होती है वो आघात से नम जाती है। तो याद रखिएगा, तन, तन मतलब तरुणास्थि न से नम जाती है। तो देखिए श्लोक में आया तरुणास्थिनी नम्यन्ते, है ना। वाग्भट्ट में आया है तरुणास्थि भुज्यन्ते, दिख रहा होगा। तो नम्यन्ते की जगह क्या है वाग्भट्ट में? भुज्यन्ते। तो तन याद रखिएगा। फिर इसके बाद नलकास्थि, नलकास्थि क्या है? भज्यन्ते। जो वाग्भट्ट तरुणास्थि को बोलते हैं वही जो है सुश्रुत उसको नलक अस्थि को बोलते हैं। नलक क्या होता है, कैसे बोल सकते हैं नलक? हॉलो जिसको बोल सकते हैं ना, जैसे लॉन्ग बोन है ना, जैसे आपका फीमर वगैरह है, तो इसको हम लोग नलकास्थि बोल सकते हैं। तो नभ, तन भन ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद नहीं, तन और नभ। तन से क्या हुआ, पहले हम अस्थि का नाम ले रहे हैं, फिर उसमें क्या होगा ये आ रहा है। तो तन नभ समझ में आ रहा है। त से तरुणास्थि, न से नम्यन्ते, तो तन हो गया। फिर नभ, नभ मतलब नलकानि भज्यन्ते। फिर इसके बाद है आपका कपाल अस्थि में क्या है? विभिद्यन्ते, जिसको हमने याद किया है कैसे? कवि, कवि। फिर उसके बाद सर, सर मतलब स्फुटन्ति रुचकानि, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया है, पहले रुचक होना चाहिए फिर स्फुटन्ति, थोड़ा सा क्रम, लेकिन याद करने के लिए हमने क्या बनाया है? तन भन कवि सर, तन भन कवि सर। तो तन से तरुणास्थि, नम्यन्ते, भज्यन्ते, नलकास्थि। कपाल में क्या है? विभिद्यन्ते। और सर से क्या हुआ? स्फुटन्ति रुचकानि। तो याद रहेगा ये ट्रिक। जी सर।
बहुत पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। 17 नंबर श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इस तरीके से हमने आपको भग्न का निदान बता दिया है। जो हमने भेजा था इसमें भग्न की चिकित्सा भी थी। है तो चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं, आज भग्न पूरा निपटा ही देते हैं। तो तरुणास्थि नम हो जाना, नलकास्थि भग्न, कपालास्थि, कपालास्थि में क्या था? विभिद्यन्ते। विविद्यन्ते मतलब विदीर्ण हो जाना, उसको विदीर्ण भी लिख सकते हैं। और रुचकास्थि जो था, रुचकास्थि और वलयास्थि दोनों हैं उसमें, लिख लीजिएगा रुचकास्थि एवं वलयास्थि, इसमें स्फुटन हो जाता है। अलग से लिख लीजिएगा वाग्भट के अनुसार, वाग्भट का पूरा लिख लीजिएगा। तरुणास्थि भुज्यन्ते, तरुणास्थि भुज्यन्ते, हो गया। यस सर। फिर लिखिएगा यस सर। तरुणास्थि भुज्यन्ते, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा भज्यन्ते नलकानि, वो भुज्यन्ते था, ये भज्यन्ते बोल रहा हूँ, भज्यन्ते नलकानि। भज्यन्ते नलकानि। नेक्स्ट लाइन कपालानि विभिद्यन्ते, कपालानि विभिद्यन्ते। नेक्स्ट लिखिए अन्य का स्फुटन, अन्य का स्फुटन।